नमस्कार। मध्य प्रदेश में शासन इस समय भूमाफिया, ड्रग माफिया, अमानक खाद्य सामग्री बनाने वालों के ऊपर ज़ोर शोर से कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में जबलपुर जिला प्रशासन भी लगातार कार्रवाइयाँ कर रहा है और समाज में बहुत कड़ा और सख्त संदेश देने का प्रयास हो रहा है कि इस प्रकार के लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आज हम इन्हीं सब विषयों पर जबलपुर कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा जी से चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। कलेक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये एक चीज़ जानना चाहूँगा कि किन लोगों को हम भूमाफिया की श्रेणी में लाते हैं। देखिए, किसी भी प्रकार के माफिया, ऐसे माफिया जो कि अवैधानिक गतिविधियां कर रहे हैं, जिनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, जिन्होंने शासकीय संपत्ति या भूमि या संपत्ति का दुरुपयोग किया है, जिनका सो कॉल्ड टेरर या खौफ है, जिससे जो आम जनता है वो परेशान है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनसे शासकीय संपत्ति या भूमि को मुक्त करवा के और साथ साथ में उनको अवैधानिक जो गतिविधियां कर रहे हैं उनके आधार पर टारगेट करते हुए उनको ख़त्म करना, उनको तहस नहस करना, ये सब चीज़ें जो हैं अभी प्रथम प्राथमिकता में हैं। और इस गतिविधियों में हमने न केवल भूमाफियाओं को चिन्हित किया था और भूमाफियाओं पर कार्रवाई हुई है, बल्कि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाइयाँ हुई हैं जो कि ड्रग्स का काम करते हैं, जो कि अनैतिक व्यापार में संलग्न हैं, जो कि आम जनता को परेशान किसी तरीके से, जैसे चाहे चिटफंड कंपनियां भी हो, वो भी इस श्रेणी में आती हैं, या फिर मिलावटखोरी का काम कर रहे हैं, जिन्होंने कि न केवल मतलब अनैतिक काम है ये, बल्कि अवैधानिक कार्य भी है और ये सब एक प्रकार से स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले 1.5-2 माह में लगभग 15 से 20 ऐसी बड़ी कार्रवाइयाँ हैं जो हैं अलग अलग समय हुई हैं, आप इससे अवगत हैं। लगभग 30 से 40 करोड़ रुपए की शासकीय संपत्ति जो है वो या भूमि है वो मुक्त कराई गई है और जो अवैधानिक रूप से अतिक्रमण करके या अवैधानिक रूप से घर बनाए गए थे उन घरों को तोड़ा भी गया है। साथ साथ में जो मिलावटखोरी वाले काम कर रहे थे, ऐसे लोगों 12 लोगों पे, बड़े लोगों पे कार्रवाइयाँ की गई हैं, 12 जो गतिविधियों में, अवैधानिक गतिविधि में और मिलावटखोरी में संलग्न थे। लगभग 3 लोगों के विरुद्ध मिलावटखोरी में काम करने वाले, मतलब मिलावटखोर का काम करने वाले लोगों के विरुद्ध NSA हुआ है। ऐसे ड्रग माफिया, सट्टा किंग के नाम से बदनाम लोग जो हैं उन लोगों के विरुद्ध भी NSA की कार्रवाई हुई है। साथ साथ में आपने देखा होगा कि अभी खाद बीज जो अवैधानिक रूप से अवैध रूप से जो खाद बीज बनाने वाले ऐसे गिरोह का भी पर्दाफाश अभी हमने कुछ समय पहले खजी खरिया में जो है एक बड़ी फैक्ट्री पाई गई थी और उसमें न केवल अवैधानिक रूप से खाद बन रही थी, वहाँ पर नमक और अवैधानिक सल्फर का उपयोग करके और पत्थर के बूरों का उपयोग करके, बल्कि केमिकल्स जो हैं, अवैधानिक केमिकल्स हैं, उनका भी उपयोग करके उसमें लेबल्स लगा के बड़ी बड़ी कंपनियों के ऐसा कार्य किया जा रहा था, तो उसका पर्दाफाश किया है। उससे प्राप्त दस्तावेज के आधार पर लगभग 12 से 15 लोकेशन पे हमने छापामारी कार्रवाई करवाई थी और उसमें उनको सील भी किया गया था। उस घटना में भी लगभग 5 अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग लोगों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ हुई हैं, FIR दर्ज हुई हैं और जो मेन अभियुक्त था उसके विरुद्ध NSA भी हुआ है। उस कार्रवाई, वो तो काफ़ी बड़ी कार्रवाई थी और उसमें जब रेड कंडक्ट हो रही थी तो मौके पे आप और पुलिस अधीक्षक महोदय भी पहुंचे थे। जी, क्योंकि अपने आप में एक यूनिक चीज़ थी और बड़ी कार्रवाई थी, इसलिए जो है कोई चूक ना हो, इसलिए हम लोग स्वयं गए थे ताकि उसके सभी पहलुओं पर विचार किया जा सके और सभी जो विभाग हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे उसमें कृषि विभाग है, कृषि विश्वविद्यालय के लोगों को भी, लेबोरेटरी वालों को भी हमने इन्वॉल्व किया था, क्योंकि वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा भी था, तो वो भी है। लेबर एक्ट का वायलेशन हुआ था तो उन लोगों को भी जोड़ा था, राजस्व विभाग का भी जोड़े गए थे। ऐसे संयुक्त रूप से सब लोगों की एक सम्मिलित प्रयास से वो कार्रवाई संपन्न हुई थी। भाई साहब, आने वाले समय में जैसे जिन भूमाफियाओं और इस तरीके के ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है, क्या जिला प्रशासन कोई भविष्य के लिए ऐसी लिस्ट भी, इनको चिन्हित करते हुए कोई लिस्ट भी तैयार कर रहा है जिनको आगे शॉर्ट पीरियड में उनके ऊपर कार्रवाई होना है? देखिए, जैसे जैसे कार्रवाइयाँ होती जा रही हैं, लोगों का विश्वास जगता जा रहा है और कई लोगों के हमारे पास में सूचना भी आती है कि साहब ये बहुत अच्छी कार्रवाई हुई और हम लोग वाकई त्रस्त थे, हम बोल नहीं पाते थे, लेकिन इस कार्रवाई के बाद हम अब जो हैं
हमारे साथ और भी घटनाएं हुई हैं, हम वो आपको बताना चाहते हैं। तो हम सब ऐसे लोगों को आमंत्रित करते हैं, तो जो जो शिकायतें प्राप्त होती जाती है उसके आधार पर हम लोग उसकी जांच करते हैं और वही एक तरह से लिस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो शिकायतें आती जा रही हैं उनको हम पहले एड्रेस करते हैं। भाई जब अभी जो भूमाफिया के विरुद्ध कई स्थानों पे कार्रवाई हुई है, उसमें जब अर्ली मॉर्निंग अमूमन एक्शन होता है, तो उस समय कुछ उससे लगे हुए स्थान जो कुछ निजी भूमि में चिन्हित थे उन पे भी कार्रवाई हो जाती है। तो भविष्य में इसका स्पेसिफिकेशन बिल्कुल क्लियर है, तो कुछ ऐसी प्लानिंग रहेगी कि सिर्फ जो कब्जा है वही टूटे, या जो आजू बाजू लगी निजी भूमि है उसको नुकसान ना पहुंचे, या उनके निर्माण को नुकसान ना पहुंचे? नहीं, इसका ध्यान तो वैसे रखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें पुलिस भी रहती है, नगर निगम का अमला भी रहता है, राजस्व विभाग का अमला भी रहता है। वो चिन्हित किए हुए रहते हैं, पहले से मार्क किए हुए होते हैं। उन लोगों को, जो चिन्हित लोग हैं, उनको नोटिस भी सर्व होता है और वो सब जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी होती है, उसके बाद ही हम कार्रवाई करते हैं। और इस प्रकार की चीज़ें जो प्राइवेट व्यक्ति हैं उन चीज़ों के ना हो, इसके लिए हम लोग उनको विशेष रूप से सतर्क रहने के लिए बात भी करते हैं। तो ये चीज़ें आगे भी हम लोग सतर्कता जो है आगे भी रखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे अभी तक एक अपन टेंटेटिव बात करें राशि की, तो कितने करोड़ रुपए की सरकारी भूमि जो है वो ऐसे माफिया से मुक्त कराई जा चुकी है? यदि हम लोग चिन्हित करें तो लगभग 40 से 45 करोड़ रुपए की जो है वो करंट मार्केट वैल्यू वाली जो प्रॉपर्टीज हैं उनको फ्री करवाया गया है। और ऐसे ही इसी प्रॉपर्टी के ऊपर कई ऐसे करोड़ रुपए के जो घर या बंगले या कोई ऐसी चीजें बनी थी उनको भी तोड़ा गया है, तो एक प्रकार से उनका आर्थिक नुकसान भी हुआ। वैसे एक सवाल ये था कि जिस तरीके से ये जो अवैध निर्माण हुए हैं, ये इनको जब तोड़ा जाता है, क्या शासन इनको रास्तात करके उसको हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में या इस तरीके के कोई उपयोग में नहीं ले सकते, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो वहाँ इन्वेस्ट हुआ है। तो क्या इस बात का प्रावधान रहता है कि उनको रास्तात करके शासन अपने उपयोग में ले? नहीं, ये अच्छा सुझाव है, इस पे भी विचार किया जा सकता है, लेकिन उस समय की जो एक वैधानिक प्रक्रिया है, उस वैधानिक प्रक्रिया का पूरा पालन करना होता है और वैधानिक प्रक्रिया का पालन करके ही ये गतिविधि की जाती है। आगे की चीज़ों में भी ऐसा किया जा सकता है कि यदि कोई ऐसी जगह हो तो उसको रास्तात करने की कार्रवाई करके वहाँ पर शासकीय जो भी ऑफिस है या कोई ऐसी चीज़ें हैं वो स्टार्ट की जा सकती हैं। वैसे लोकल सिस्टम में कई बार ऐसा लगता है कि कहीं चूक होती है कि इन लोगों को जिस समय ये अवैध निर्माण करते हैं या अवैध कब्जा करते हैं उस समय ये छूट जाते हैं, 8-10 साल बाद फिर ये बात शासन के संज्ञान में आती है और इन पे कार्रवाई होती। तो कहीं ना कहीं लोकल बॉडीज़ के बीच में भी कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है, जो नगर निगम इनका नक्शा पास कर देती है, बिजली विभाग इनको कनेक्शन दे देता है, बाद में तो शासन सख्ती से कार्रवाई करता है। तो भविष्य में इस तरीके के लूप होल्स का फायदा ऐसे भूमाफिया ना उठा पाए, तो उसके लिए क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अभी तक जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा गया है और इस चीज़ के बिल्कुल तथ्य प्रमाणित है कि भाई उसमें नगर निगम ने कोई अनुमति नहीं दी है और बिना अनुमति के बना लिए गए हैं। जहाँ तक बिजली कनेक्शन या नल कनेक्शन या इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो वो एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन करके आगे ये चीज़ भी ना हो, इस पे हम लोग आगे एक्शन लेंगे और हम लोगों ने काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन अभी तक के जितने भी तोड़े गए हैं उसमें मैक्सिमम यही निकल के आया था कि न केवल वो या तो निजी भूमि में बिना अनुमति के बनाए गए हैं या वो शासकीय भूमि में बनाए गए हैं, उन्हीं लोगों को जो है हमने चिन्हित किया है। भाई जब इससे हट के कुछ बातें करते हैं, आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मनिर्भर जबलपुर की भी एक संरचना की जा रही है। उसमें आपने आईटी सेक्टर, मटर जो जबलपुर की एक बहुत बड़ी पहचान है, और उसके साथ रेडीमेड गारमेंट सेक्टर को लिया है। क्या प्लानिंग है उसको लेके भविष्य में आपकी, कि उसको किस तरीके से अपन प्रोत्साहित करेंगे? देखिए, कोरोना काल में जब आवश्यकताएं नई प्रकार की आई तो उसमें ये संकल्पना निकाली गई कि भाई ये विपत्ति का समय है, इसको अवसर में बदलना चाहिए। और उसी के तहत माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी ने जो है आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना दी और उसी के तहत जो है अभी पिछले महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बनाया कि मध्य प्रदेश को भी हमें हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना है। उस रोड मैप के तारतम्य में हमने आत्मनिर्भर जबलपुर पे वर्क करना शुरू किया है। कई सेक्टर को हमने चिन्हित किए हैं। पहला सेक्टर ये है कि भाई यदि हम एग्रीकल्चर गुड्स की बात करें या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें तो मटर को चिन्हित किया गया है, क्योंकि यहाँ 30,000 हेक्टेयर से अधिक की मटर होती है, उत्पादन होता है, क्वालिटी अच्छी है, उत्पादकता अच्छी है, किसान प्रगतिशील हैं।
तो इसको न केवल किसानों की समस्या को सॉल्व करते हुए इसको एक्सपोर्ट क्वालिटी तक ब्रांड के रूप में हम डेवलप करें। तो अभी हम लोगों ने अभी पिछले महीने ही सेमिनार किया है जिसमें कि किसान जो हैं वो किसान जो उत्पादन कर रहा है कि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़े, से लेके तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स से लेके कोल्ड चेन जो है उसको लेके से लेके तो कोई नई इंडस्ट्री आए और फिर वो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करे तक की पूरी प्रक्रिया में जो इन्वॉल्व लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ में चर्चाएं की गई, उनको आपस में मिलाया गया और ये प्रक्रिया लगातार रूप से जारी है। इसी के तहत एक समूह हमने रेडीमेड गारमेंट का लिया है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 30 से 40 हजार लोग जो हैं असंगठित रूप से एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल बनाते हैं, लेकिन वो अभी एक किसी ब्रांड में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, वो एक समूह के रूप में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। तो उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की जा रही है और लगभग इसमें 30-40 हजार लोग इन्वॉल्व हैं। लगभग 500 से 700 करोड़ का टर्नओवर वाला ये एरिया है और इसमें पहले सलवार सूट बना करते थे यहाँ पर, लेकिन अब इसमें शर्ट्स और एथनिक गारमेंट्स और ये सब चीज़ें भी जुड़ गई हैं। तो एक प्रकार से एक अच्छा एरिया है जिसपे कि और ज़्यादा विकास की आवश्यकता है। तीसरा एरिया जो है वो आईटी का है। इसमें चूँकि यंग लोगों का शहर है, पढ़े लिखे लोगों का शहर है, कई लोगों ने आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो बाहर गए थे और फिर खुद का अपना उद्योग चलाना चाहते हैं, वो अपने ही ज़िले में अपने ही शहर में ऐसा उद्योग चला पाएँ। इसके लिए आईटी पार्क की स्थापना की गई थी यहाँ पर और उसका फेज़ 1 भी अब लगभग कंप्लीशन की लेवल पे, फेज़ 2 अब स्टार्ट हो रहा है। तो आईटी को एक अच्छा हब के रूप में ये महाकौशल क्षेत्र के लिए हब के रूप में डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जो महाकौशल रीजन है उसमें कई सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ साथ में यहाँ पर वन का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पर एक हब के रूप में डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पूरे यदि हम जबलपुर संभाग की बात करें तो बड़े लेवल पे फॉरेस्ट यहाँ पर है। तो एक प्रकार से वो भी एक एरिया है। पर्यटन का क्षेत्र भी है, ये पर्यटन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, जिसमें यही केवल जबलपुर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों को क्लस्टर बनाकर और उसको हम प्रमोट करें। तो ये सब चीज़ें ऐसे एरिया हैं आइडेंटिफाई किए हुए हैं जिन पे बहुत तेजी से काम हम लोग आगे कर रहे हैं। इनमें से वैसे जैसे आपने बताया पर्यटन के क्षेत्र में और वन संपदा बहुत है, तो इसमें क्या पीपीपी मोड के तहत भी आप अपन पार्टीज इनवाइट करेंगे जो आके सरकार के साथ मिलके, शासन के साथ मिलके प्रोजेक्ट्स में आगे बढ़े? नहीं, इसमें आ सकते हैं, वो तो ओपन एरिया है। कोई व्यक्ति प्राइवेट लोकेशन पे कोई चीज़ बनाना चाहता है और उसको भी पर्यटन से जोड़ना चाहता है तो वो तो आमंत्रित हमेशा से ही रहेंगे, क्योंकि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा तो वो प्राइवेट व्यक्ति ही इन्वेस्ट करेगा। और क्लस्टर तो बहुत बड़ी बात है, जैसे इसमें होटल उद्योग है तो वो प्राइवेट उद्योग हो गया, इसके साथ साथ में जो ट्रैवल एजेंसीज है वो प्राइवेट उद्योग के रूप में हो गई। जो फूड एजेंसीज है, फूड क्योंकि यहाँ का जो फूड है, यहाँ का लोकल फूड है, उसको बताने वाले रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, वो प्राइवेट हो गए। और जो यहाँ के स्थान हैं, स्थान तो फिक्स हैं, वो या तो सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान हैं या प्राकृतिक महत्व वाले स्थान हैं या पुरातात्विक महत्व वाले स्थान हैं। तो उन स्थानों पे लोग आए, यहाँ पर स्टे करें, फिर यहाँ की संस्कृति के बारे में जानें, यहाँ के छोटे छोटे क्राफ्ट के बारे में जानें, उनका व्यापार बढ़ेगा। यहाँ पर ठहरेंगे तो होटल व्यवसाय बढ़ेगा, यदि यहाँ पे आएंगे तो ट्रैवल एजेंसीज का व्यवसाय बढ़ेगा, फिर उसके बाद खान पान का व्यवसाय बढ़ेगा। तो ये एक तरह से क्लस्टर है ये कि एक व्यक्ति आता है तो फिर वो कई सारे उद्योगों को बढ़ावा देता है। वैसे इसके अलावा अब बर्ड फ्लू का एक नया पूरा शोर मचा है देश में। जबलपुर के आसपास भी अभी तक ऑथेंटिकेशन कंफर्म नहीं हुआ है कि हाँ है, लेकिन आप लोगों ने उसकी एक तैयारी करके रखी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके बारे में कुछ। देखिए, मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बर्ड फ्लू के ऐसे लक्षण पाए गए हैं, तो लेकिन अभी तक जबलपुर में कोई अभी ऐसे लक्षण वाले हमें प्राप्त नहीं हुआ है और हम इसको लेके पूरी तरह से अलर्ट हैं। न केवल हमने वेटनरी डिपार्टमेंट को बल्कि अन्य डिपार्टमेंट्स को भी इन्वॉल्व किया है। उनके रैपिड रिस्पांस टीम, आरआरटी जिसको बोलते हैं, रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है वो, और हमने एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है। उनके नंबरों को, वो मोबाइल नंबरों को जो है वो पब्लिक डोमेन में डाला है, ताकि किसी भी व्यक्ति को यदि कोई जानकारी लेना है, शासन की स्कीम के बारे में जानकारी लेना है, कोई ऐसा है जिसमें कि कोई सूचना देना है, कोई यदि ऐसी गतिविधि होती तो वो जानकारी वहाँ पे देता है। ये सब चीज़ें हमने तैयारी कर रखी है। कुछ जगहों के हमने सर्विलांस पे रखे हुए हैं और सर्विलांस सैंपल भी जो है हमने यहाँ से भेजे हैं भोपाल लैब में। अभी तक उसमें से कोई भी पॉजिटिव वाला हमें जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।
तो उस लिहाज से हम देखें तो अभी कोई ऐसे बर्ड फ्लू वाला कोई सिम्टम्स हमारे यहाँ पे नज़र नहीं आता है। जी। और इसमें आम जनता को पैनिक होने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि जो उनकी उद्योग धंधे व्यापार हैं वो यथावत चलते रहेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। जी। और इसमें कोई जो समस्या वाला या कोई पैनिक होने वाला या चिंता का विषय भी नहीं है। जी। केवल इतना ही है कि यदि बर्ड फ्लू से रिलेटेड कोई ऐसी घटनाएं नज़र आती है, कोई पक्षी है या पक्षियों के समूह की, जी, एकाध पक्षी वगैरह जो होते हाँ, हैं, तो वो वो एक बाय रूटीन नेचर प्रोसेस है, जी। क्योंकि 30 लाख की जनसंख्या वाला एक बहुत बड़ा जिला है। जी। इसमें छोटी मोटी चीजें जो हैं एकाध एकाध होता रहता है, जी। वो एक रूटीन प्रोसेस है, रूटीन है, जैसा जी। कि पशुपालन विभाग भी बोलता है। जी। लेकिन कहीं समूह में यदि इस प्रकार की दिखती है तो तत्काल हमको तो- सूचना मिले, ताकि हम उसकी सैंपलिंग कर सकें और वहाँ पर एहतियातन जो कदम उठाने हैं वो किया जा सके। जी। वैसे 16 जनवरी से कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू होना है, उसके लिए एक ड्राई ट्रायल बहुत सक्सेसफुली आप लोगों ने कंडक्ट कराया। अब आगे उसकी क्या रणनीति है कि किस तरीके से वो रहेगा प्रोसेस उसका 16 तारीख से? देखिए, वैक्सीनेशन की जो पहले चरण की जो तैयारी थी वो हमने पूर्ण कर ली है। जी। और राज्य शासन की जो गाइडलाइन आई थी उसमें पहले चरण में जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए कर्मचारी हैं और जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव्स हों, चाहे वो वार्ड बॉय हैं, नर्सेस हैं और स्वीपर्स हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को चिन्हित करने का निर्देश थे, उन लोगों को हमने चिन्हित किए जा चुके हैं। ऐसे लगभग 22,000 लोग जो हैं हमारे जिले में हैं, जो कि इस उद्योग से इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, चाहे वो शासकीय हो चाहे निजी हो। उन लोगों का चिन्हांकन करके उनके नाम वगैरह और उनके फोटो ID कार्ड वगैरह जो हैं हमने दर्ज करके जी। उनका चिन्हांकन किया जा चुका है, उनको ऑनलाइन दर्ज किया जा चुका है। जी। पहले राउंड में उन्हीं लोगों को जो है वो वैक्सीन लगेगी। उसकी ड्राई रन भी हमने 2 दिन पहले की है, 8 तारीख को सफलतापूर्वक। लगभग 37 स्थानों पर ये करेंगे और सभी 37 के 37 स्थान कोई ना कोई हॉस्पिटल होगा। जी। उसका जो प्रोटोकॉल है 3 कमरों का स्थान होना जी। चाहिए, वो पूर्ण किया जा चुका है। उसमें लोगों की ड्यूटीज जो लगनी है वो भी लगाई जा चुकी है और किसका क्या दायित्व है वो भी बताया जा चुका है। तो अब जैसे ही जब भी वैक्सीन का समय और तारीख और दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, वैसे ही हम लोग जो हैं उस पर करने के लिए तैयार हैं। वैसे अंतिम सवाल, ये करंट इश्यूज से हटके मानवीय आधार पे आपने ज्वाइनिंग के बाद एक योजना शुरू करी, केयर बाय कलेक्टर। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, कई बुजुर्गों को इससे बड़ा लाभ मिला है। ये जब आपने इसको शुरू करने तो मन में क्या विचार आए थे कि इस तरीके की एक जिले में योजना लाई जाए? देखिए, जब हम आए थे, जब मैंने ज्वाइन किया था अगस्त एंड में, उस समय कोरोना पीक पे था जी। और बड़ी संख्या में कोरोना के केसेस आ रहे थे। लोगों में थोड़ा सा एक भय का वातावरण था। तो ऐसे समय में उस वातावरण को ख़त्म करने के लिए आवश्यक था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें। यद्यपि कोरोना समय था, लेकिन फिर भी उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें व्यक्तिशः मिलकर, यदि जब हम फ्रंट फुट पे काम नहीं करेंगे तो एक विश्वास की भावना जागृत नहीं होगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम फ्रंट फुट पे आए और हमने काम करना शुरू किया। आपको ध्यान हो तो हम PPE पहन के जो है कोरोना वार्ड में भी गए थे और लोगों से लगातार हम अलग अलग तरीके से संवाद किए हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, मीडिया के साथी हो, आम जनता हो, NGOs हो, आम जनता है, ताकि लोगों में सही चीज़ सही समय पे पहुंच जाए। उसी का तारतम्य में एक ये चीज़ आई कि हम अधिकतर लोगों से एक दिन में 100 लोगों से मिल सकते हैं, 200 लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन सब लोगों से नहीं मिल सकते। तो उस समय फिर एक दिमाग में आया कि एक ऐसा नंबर देना चाहिए जो कि जिसका कंट्रोल सीधा हमारे पास में हो और उस पर व्यक्ति जो है ये व्हाट्सअप नंबर हो बेसिकली, और उस पर जो है व्यक्ति अपनी कोई समस्या हो तो वो व्हाट्सअप कर सकता है या कोई फोटो या वीडियो हम लोगों को दे सकता है जो इमीडिएट प्रकृति का है। वैसे तो 30 लाख 28 लाख की जनसंख्या है, तो 28 लाख टाइप की कोई ना कोई परेशानी या समस्या या शिकायत हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें तत्काल रिएक्शन लेने की आवश्यकता होती है, तत्काल संज्ञान में लेने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे चीज़ों के लिए, ऐसी शिकायतों के लिए, ऐसी मांग के लिए जो है हमने ये नंबर शुरू किया था केयर बाय कलेक्टर के रूप में। और उसमें कई ऐसी चीज़ें आई जिसमें कि हमने तत्काल उस पर संज्ञान लिया तो उसके अच्छे परिणाम आए। तो ये चीज़ें फिर और ज़्यादा प्रगणित होती गई, द्विगुणित होती गई, लोगों तक ये फैलती गई और ये फेमस चीज़ हो गई। इससे कितने लोग लाभान्वित, एक अंदाजा कितने लोगों को? लगभग 400-500 लोग ऐसे हैं जो सीधे सीधे
गंभीर प्रकृति की चीज़ें थी और लाभान्वित हुई। यूँ तो हज़ारों की संख्या में मैसेज आए हैं और हज़ारों की संख्या में उसका डिस्पोजल भी हो रहा है, लेकिन जो ऐसी चीज़ें जैसे कई बार रात में 1 बजे आपके पास मैसेज आया, आप मैं यहाँ नहीं भी हूँ तब भी मैसेज आया कि भाई एक व्यक्ति है जो जिसको ब्रेन में कोई एकदम एक्सीडेंट हो गया है और उसको तत्काल आवश्यकता है। तो फिर रात में 1 बजे हमने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से बात की, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, 2 बजे वो भर्ती हो गया, 4 बजे तक उसका जो है आईसीयू में ऑपरेशन हो गया और ये सब चीज़ें हो गई। तो मतलब एक ये रहता है कि न केवल हाँ लाइफ सेविंग एक्टिविटीज़ की आवश्यकता, जहाँ इमीडिएट इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है, उन चीज़ों को हम विशेष रूप से पिक करते हैं और उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि व्यक्ति को राहत मिले। कई बुजुर्ग अपने परिवार वालों से परेशान थे, बेटों ने परेशान किया है, उन्होंने परेशान किया, उनको लाभ दिया गया है, उनको उनका हक दिलवाया गया है। जी, मुझे याद आ रहा है एक छोटी बच्ची जिसके दिल में छेद का इशू आया था, उसको भी इसी योजना के माध्यम से हाँ, वो सूचनाएं जैसे जैसे प्राप्त होती आई तो फिर हमारे पास स्कीम बहुत सारी हैं। जैसे हृदय के जो छेद होते हैं, दिल के छेद होते हैं, उसके लिए राज्य शासन की स्कीम है, उसमें उनको आर्थिक मदद भी की जाती है, उनका ऑपरेशन भी कराया जाता है। तो योजनाओं का लाभ यदि सही व्यक्ति को सही समय पे मिल जाता है तो वो योजना सफल हो जाती है। तो हमारा उद्देश्य, फिलहाल मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि उन योजनाओं का लाभ जो नीडी हैं और उनको इमीडिएट प्रकृति का लाभ की आवश्यकता है, वो हम इसके माध्यम से फुलफिल कर रहे हैं। योजनाओं का लाभ सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचे, इस सोच के साथ आज विभिन्न विषयों पर कलेक्टर श्री करमवीर शर्मा ने अपनी बात रखी और ये बताया कि किस तरीके से आने वाले समय में भूमाफिया को जिला प्रशासन अपने रडार में रखेगा और जहां आम जनों को ज़रूरत है वहां भी जिला प्रशासन तत्परता से अपनी योजनाओं से उनको मुहैया कराएगा। नमस्कार।